हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न होंगे जो आपके सिलेबस में तो यहाँ पे दिया है। ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम ये छठा सेमेस्टर वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ये सभी लोगों के लिए अनिवार्यतः पाठ्यक्रम है। तो ये अनिवार्यतः पाठ्यक्रम है, तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे ये था अनिवार्य पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पे बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे जब तक आप वीडियो के अंत तक नहीं बने रहेंगे आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी और कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हुए। तो यहाँ पे दिया है बीए, बीएससी, बीकॉम सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26। तो ये आपके लिए बीए वालों के लिए भी है, बीएससी वालों के लिए भी है, बीकॉम तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी सिक्स सेमेस्टर के छात्र हैं वो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो ये को-करिकुलर कोर्स है, जैसा अनिवार्य पाठ्यक्रम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पेपर का नाम जो आपका था अनिवार्य पाठ्यक्रम है, उस पेपर का नाम क्या है? उस पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपके पेपर का नाम है। हिंदी में कहा जाता है संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। ये आपका राइट होगा। तो इस अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर ना किया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है कि सिक्स सेमेस्टर सभी स्नातक है। तो ये सभी स्नातक हेतु के लिए है। बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी ग्रेजुएशन का हो विद्यार्थी वो उस सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आगे। दिया है यहाँ पे आज हम इस बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे वो आपके लिए शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जिससे इस वीडियो में हम बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड सारे प्रश्न को हल कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, तो आप सभी लोग यहाँ पे बने रहिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो यहाँ पे अब दिया है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है, सही विकल्प चुनिए। तो मतलब यहाँ पे एक विकल्प सही होंगे, 4 ऑप्शन में से एक विकल्प। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। दिया है पहला पहला प्रश्न है शारीरिक भाषा क्या है? शारीरिक भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है केवल मौखिक संचार, दूसरा ऑप्शन है इशारों, चेहरे के भाव और मुद्रा के माध्यम से अशाब्दिक संचार, तीसरा ऑप्शन है लिखित संचार, चौथा ऑप्शन है श्रवण संचार। तो इसमें का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इशारों, चेहरे के भाव और मुद्रा के माध्यम से शताब्दिक संचार। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण है? तो अशाब्दिक संचार का उदाहरण है तो यहाँ पे सिर हिलाना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है, संचार में शारीरिक भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? संचार में शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण है क्यों? तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यह भावनाओं, दृष्टिकोण और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चेहरे का भाव खुशी दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा चेहरे का भाव खुशी दर्शाता है? तो इसमें से आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जब आप हंसेंगे तभी आपके चेहरे का भाव खुशी दर्शाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है, प्रश्न नंबर 5, मुद्रा शारीरिक भाषा में किस प्रकार योगदान करती है? तो यहाँ पे किस प्रकार योगदान करती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा यह आत्मविश्वास या असुरक्षा व्यक्त कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है, आ गया है। यहाँ पे दिया है कौन सा शारीरिक हाव भाव आमतौर पर खुलेपन और ग्रहणशीलता को इंगित करता है?
तो यहाँ पे जो ग्रहणशीलता को इंगित करता है वो कौन करता है? तो यहाँ पे ग्रहण वो करता है, वो आगे की ओर झुक कर करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आपकी स्क्रीन पे दिया है कि आम तौर पर शारीरिक भाषा के संदर्भ में बाहों को पार क्रॉस करना क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे क्या दर्शाता है? तो इसमें का राइट आंसर होगा वो रक्षात्मकता का या प्रतिरोध। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आपकी स्क्रीन पर दिया है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा इशारा घबराहट या परेशानी का संकेत दे सकता है? तो यहाँ पे घबराहट या परेशानी का संकेत दे सकता है, तो कौन सा इशारा है? तो यहाँ पे आपको दे सकता है वो आंखों के संपर्क से बचना। आंखों के संपर्क से बचना आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आपकी स्क्रीन पर दिया है प्रतिबिंबित शरीर भाषा शारीरिक भाषा संचार में किस प्रकार योगदान देती है? तो यहाँ पे प्रतिबिंबित शारीरिक भाषा संचार में जो योगदान देते हैं वो किस प्रकार देती है? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये तालमेल और संबद्ध को बढ़ावा देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आपकी स्क्रीन पर दिया है कि संचार में शारीरिक भाषा को विनियमित करने का क्या महत्व है? विनियमित करने का क्या महत्व है? तो यहाँ पे विनियमित करने का महत्व है यह इम्प्रेशन प्रबंधित करने और वांछित संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आपकी स्क्रीन पर दिया है शारीरिक भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो यहाँ पे शारीरिक भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो इसमें का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आंख से संपर्क, हाव भाव, मुद्रा और चेहरे के भाव का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, आपकी स्क्रीन पर दिया है शारीरिक भाषा की किस विशेषता में अर्थ व्यक्त करने के लिए हाथों, बाहों और शरीर के अन्य अंगों की गति शामिल होती है? तो यहाँ पे गति शामिल होती है, वो किसकी गति शामिल होती है? तो वो इशारे की गति शामिल होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आपकी स्क्रीन पर दिया है मुद्रा शारीरिक भाषा में किस प्रकार योगदान देती है? तो मुद्रा शारीरिक भाषा में किस प्रकार योगदान देती है? तो यहाँ पे जो योगदान देती है वो देती है यह भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, आपकी स्क्रीन पर दिया है कि शारीरिक भाषा के संदर्भ में आंख का संपर्क क्या दर्शाता है? तो आंख का संपर्क दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो आत्मविश्वास और जुड़ाव को दर्शाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, चेहरे के भाव शारीरिक भाषा में किस प्रकार योगदान करते हैं? तो यहाँ पे जो योगदान करते हैं वो किस प्रकार का योगदान करते हैं? वे भावनाओं और इरादों को व्यक्त करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, आपकी स्क्रीन पर दिया है शारीरिक भाषा की किस विशेषता में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चेहरे की मांसपेशियों का उपयोग शामिल है? तो यहाँ पे मांसपेशियों का उपयोग शामिल है, तो वो क्या है? तो यहाँ पे मांसपेशियों का शामिल है वो चेहरे के भाव। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आपकी स्क्रीन पर दिया है आवाज की लहजा शारीरिक भाषा में कैसे योगदान देता है? तो आवाज की लहजा शारीरिक भाषा में कैसे योगदान देता है? तो इसमें का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यह भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, आपकी स्क्रीन पर दिया है संचार में शारीरिक भाषा को विनियमित करने का क्या महत्व है? तो यहाँ पे विनियमित करने का महत्व है वो होगा आपका यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका यह इम्प्रेशन प्रबंधित करने और वांछित संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, आपकी स्क्रीन पर दिया है शारीरिक भाषा की किस विशेषता में संचार के दौरान व्यक्तियों के बीच स्थान और दूरी का उपयोग शामिल है? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे समीपयकी होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आपकी स्क्रीन पर दिया है पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज आप जानते हैं कि क्या होता है? तो यहाँ पे पैरा लैंग्वेज होता है वो भाषण के अशाब्दिक तत्व जैसे स्वर, पिच और ध्वनि होता है, ये पैरा लैंग्वेज होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, आपकी स्क्रीन पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज का उदाहरण है? तो यहाँ पे पैरा लैंग्वेज का उदाहरण है वो कौन सा है? तो यहाँ पे पैरा लैंग्वेज का उदाहरण है जिस गति से कोई बोलता है वो पैरा लैंग्वेज का उदाहरण है। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, पैरा लैंग्वेज में भाषण के कौन से पहलू शामिल है? पैरा लैंग्वेज में भाषण के कौन से पहलू शामिल है?
तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्वर होगा, पिच और मात्रा होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, सुर पैरा लैंग्वेज में किस प्रकार योगदान देता है सुर को। तो यहाँ पे सुर है जो है वो पैरा लैंग्वेज में किस प्रकार का योगदान देता है। तो यहाँ पे जो योगदान देता है वो है यह भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषण की मात्रा से संबंधित परिभाषा का एक घटक है। तो यहाँ पे परिभाषा का एक घटक है वो होगा ध्वनि उच्चता होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, पिच पैरा लैंग्वेज में कैसे योगदान देती है। तो यहाँ पे पिच जो होता है वो पैरा लैंग्वेज में कैसे योगदान देती है। तो यहाँ पे जो योगदान देती है वो कैसे देती है। तो इसमें का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यह किसी व्यक्ति की आवाज की उच्चता या नीचता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, पैरा लैंग्वेज में भाषण के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है। तो यहाँ पे पहलू जो शामिल है वो कौन सा शामिल है। तो यहाँ पे पैरा लैंग्वेज में भाषण के निम्नलिखित में से पहलू शामिल है वो है शामिल यहाँ पे दिया है। इसमें आपका करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे दर, पिच और मात्रा होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, पैरा लैंग्वेज संचार में किस प्रकार योगदान देती है। तो पैरा लैंग्वेज संचार में जो योगदान देती है वो किस प्रकार की देती है। तो यहाँ पे यह मौखिक संचार को पूरा करता है और अतिरिक्त अर्थ बताता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, आपकी स्क्रीन पर दिया है, पैरा लैंग्वेज का कौन सा पहलू किसी के बोलने की गति को दर्शाता है। तो यहाँ पे किसी के बोलने की गति को दर्शाता है तो क्या दर्शाता है। तो आवाज की गति को दर्शाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, संचार में पैरा लैंग्वेज क्यों महत्वपूर्ण है। संचार में पैरा लैंग्वेज क्यों महत्वपूर्ण है। तो पैरा लैंग्वेज महत्वपूर्ण है, यह भावनाओं, दृष्टिकोण और इरादों को व्यक्त करने में मदद करता है। आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, प्रोक्सेमिक्स क्या है। प्रोक्सेमिक्स क्या है। तो यहाँ पे प्रोक्सेमिक्स है वो एक प्रकार का यहाँ पे है वो लोग संचार के लिए दूरी का उपयोग कैसे करते हैं। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, प्रोक्सेमिक्स का तात्पर्य है। तो जहाँ पे प्रोक्सेमिक्स का तात्पर्य है तो वो क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे जो तात्पर्य है वो है यहाँ पे संचार में भौतिक दूरी के उपयोग का अध्ययन है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, प्रोक्सेमिक्स संचार को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो प्रभावित करता है वो कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे यह शक्ति की गतिशीलता और सामाजिक संबंधों की धारणा को प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, आपकी स्क्रीन पर दिया है, प्रोक्सेमिक्स में पर्सनल स्पेस शब्द का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे जो तात्पर्य है वो क्या है। तो इसमें जो तात्पर्य है वो है व्यक्ति अपने और दूसरों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, आपकी स्क्रीन पर दिया है, संचार में प्रॉक्सिमिक्स को समझने का क्या महत्व है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिक्स को समझने का क्या महत्व है। तो यहाँ पे जो महत्व है वो क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट होगा, यह व्यक्तियों को सामाजिक संपर्कों में निगेटिव करने और सांस्कृतिक मानदंडों को समझने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, प्रोक्सेमिक्स में क्षेत्रीयता शब्द का क्या अर्थ है। क्षेत्रीयता शब्द का अर्थ है वो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे इस बात का अध्ययन कि व्यक्ति अपने निजी स्थान की स्थापना और सुरक्षा कैसे करते हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रोक्सेमिक्स को कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पे कैसे प्रभावित करती है। तो इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे यह उचित पारंपरिक दूरियों के बारे में व्यक्तियों की धारणाओं को आकार देता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, आपकी स्क्रीन पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी आमतौर पर प्रोक्सेमिक्स में सार्वजनिक स्थान से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे सार्वजनिक रूप से जुड़ी होती है वो सार्वजनिक दूरी होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, प्रोक्सेमिक्स का अध्ययन अंतर सांस्कृतिक संचार में कैसे योगदान देता है। तो यहाँ पे संचार में कैसे योगदान देता है। तो इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा यह व्यक्तिगत स्थान से संबंधित सांस्कृतिक मानदंडों में अंतर पर प्रकाश डालता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर दिया है प्रोक्सेमिक्स में सामाजिक दूरी शब्द का तात्पर्य क्या है। प्रोक्सेमिक्स में सामाजिक दूरी शब्द का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे जो सामाजिक दूरी का तात्पर्य है वो व्यक्ति आकस्मिक बातचीत के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर दिया है काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स क्या है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शारीरिक भाषा और गतिविधियों का अध्ययन है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर दिया है। यहाँ पे इसमें दिया है काइनेटिक्स मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। तो वो किस पर केंद्रित है। वो यहाँ पे केंद्रित है आपका यहाँ पे शारीरिक गतिविधियों और मुद्राओं पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा काइनेसिक्स का उदाहरण है। तो यहाँ पे काइनेसिक्स का उदाहरण है तो वो कौन सा है। यहाँ पे काइनेसिक्स का उदाहरण है बातचीत के दौरान हाथ के इशारों का उपयोग। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 काइनेसिक्स संचार में कैसे योगदान देता है। काइनेसिक्स संचार में कैसे योगदान देता है। तो यहाँ पे जो योगदान देता है यह भावनाओं दृष्टिकोण और इरादों को व्यक्त करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा चेहरे के भावों से संबंधित काइनेसिक्स का उदाहरण है। यहाँ पे काइनेसिक्स का उदाहरण है वो है आपका इसमें से आपका मुस्कुराना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 शारीरिक की गतिविधियां काइनेसिक्स में किस प्रकार योगदान करती है। तो यहाँ पे जो किस प्रकार का योगदान करती है वो होगा यहाँ पे वे भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 संचार में काइनेसिक्स को समझने का क्या महत्व है। तो यहाँ पे काइनेसिक्स का समझने का महत्व है वो है यह प्रभाव को प्रबंधित करने में और वांछित संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रेषित करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की गतिविधियों से संबंधित काइनेसिक्स का उदाहरण है। तो यहाँ पे काइनेसिक्स का उदाहरण है वो है आपका इशारे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 चेहरे के भाव काइनेसिक्स में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार का योगदान करते हैं वो वे भावनाओं और इरादों को व्यक्त करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर दिया है संचार में काइनेसिक्स क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ काइनेसिक्स क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है यहाँ पे यह भावनाओं दृष्टिकोण और इरादों को व्यक्त करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि स्पर्श संचार क्या है। तो स्पर्श संचार है वो कौन सा है। तो यहाँ पे स्पर्श संचार है आपका इसमें लोग संचार में स्पर्श को कैसे समझते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं इसका अध्ययन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास ताकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके बॉडी लैंग्वेज से दिया है। तो ये आपके सिलेबस में भी है तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्पर्श संचार मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। तो इस पर केंद्रित है वो क्या है वो संचार के स्पर्श संबंधी पहलू है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन इस पर संचार का उदाहरण है। तो इस पर संचार का उदाहरण है वो है भाषण में पेट थपथपाना। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है इस पर संचार में कैसे योगदान देता है। तो यहाँ पे कैसे योगदान देता है। तो यहाँ पे जो योगदान देता है वो है यह भावनाओं दृष्टिकोण और इरादों को व्यक्त करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संचार से संबंधित इस पर संचार का उदाहरण है। तो यहाँ पे इस पर संचार का उदाहरण है वो है हाथ मिलाना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 संचार में इस पर संचार को समझने का क्या महत्व है। तो यहाँ पे जो महत्व है वो है यह प्रभाव को प्रबंधित करने और वांछित संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भिन्नताओं से संबंधित इस पर संचार का उदाहरण है।
तो यहाँ पे इस पर संचार का उदाहरण है वो अभिवादन जिसमें शारीरिक संपर्क शामिल हो। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। इस पर अंतरंगता और निकटता की धारणाओं को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे धारणाओं को प्रभावित करता है वो कैसे करता है, तो यह निकटता और संबंध की भावना व्यक्त करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। आपकी स्क्रीन पर दिया है संचार में इस पर संचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है, यह व्यक्तियों को सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करने और अपेक्षाओं को प्रबंधित करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अक्यूलेसिक क्या है। अक्यूलेसिक क्या है, तो अक्यूलेसिक है वो है यहाँ पे लोग संचार में आंखों के संपर्क को कैसे समझते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका अध्ययन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। आक्यूलेसिक मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आक्यूलेसिक मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है, तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका राइट होगा वो आंख से संपर्क। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा आक्यूलेसिक का उदाहरण है। आक्यूलेसिक का उदाहरण है वो कौन है, तो यहाँ पे आक्यूलेसिक का उदाहरण है वो आंखों से संपर्क है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। आक्यूलेसिक संचार में कैसे योगदान देता है। तो यहाँ पे आक्यूलेसिक संचार में जो योगदान देता है वो कैसे देता है, तो वहाँ पे इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा या आंखों के संपर्क के माध्यम से भावनाओं, दृष्टिकोण और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। ये आपका करेक्ट होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा संचार से संबंधित आक्यूलेसिक्स का उदाहरण है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे दिया है, इसका राइट आंसर होगा वो आंखों से संपर्क, मतलब यहाँ पे आंखों से संपर्क से बचना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। आंख का संपर्क पारस्परिक संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो प्रभावित करता है वो कैसे प्रभावित करता है, तो यहाँ पे यह गर्मजोशी, सहानुभूति और विश्वास व्यक्त करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। संचार में आक्यूलेसिक को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे समझना क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आपका राइट होगा यह भावनाओं को प्रतिबंधित करने और वांछित संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद करता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। आंख से संपर्क निष्कपटता और ईमानदारी को धारणा को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो प्रभावित करता है वो कैसे प्रभावित करता है, यह निष्पक्षता और निष्ठा व्यक्त करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है सांकेतिक भाषा क्या। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा क्या है, तो सांकेतिक भाषा है वो है संचार का एक रूप जो इशारों, चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों का उपयोग करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। दिया है सांकेतिक भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ का कथन जो सत्य है वो कौन सा है, तो यहाँ पे जो इसका कथन करेक्ट है वो होगा यहाँ पे दिया है यह एक धृत संकेत भाषा है जिसका अपना व्याकरण और वाक्य विन्यास है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न दिया सांकेतिक भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा श्रवण बाधित व्यक्ति द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। लोग सांकेतिक भाषा में कैसे संवाद करते हैं। तो लोग सांकेतिक भाषा में कैसे संवाद करते हैं, हाथ की गतिविधियों, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा का उपयोग करके। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। सांकेतिक भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे जो कौन सा सत्य है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी, यह एक प्राकृतिक भाषा है जिसका अपना व्याकरण और शब्दावली है। आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। सांकेतिक भाषा में चेहरे के भाव क्या भूमिका निभाते हैं। तो चेहरे के भाव क्या भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पे जो भूमिका निभाते हैं वो है वे भावनाओं और व्याकरण संबंधी जानकारी देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। सांकेतिक भाषा मौखिक भाषा से किस प्रकार भिन्न है।
तो यहाँ पे जो सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा है वो किस प्रकार से भिन्न है, तो इसमें का आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सांकेतिक भाषा दृश्य हाव भाव संचार पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सांकेतिक भाषा का कौन सा लाभ है, तो यहाँ पे जो सांकेतिक भाषा का जो कौन लाभ होता है वो कौन सा है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जो श्रवण बाधित लोगों के लिए समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न दिया सांकेतिक भाषा दो भाषीय संचार को कैसे सुविधाजनक बनाते हैं, तो यहाँ पे सुविधाजनक बनाते हैं वो बोली जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा में अनुवाद करके। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न यहाँ दिया है सांकेतिक भाषा में फिंगर स्पेलिंग क्या है, फिंगर स्पेलिंग क्या है, तो यहाँ पे फिंगर स्पेलिंग है वो एक प्रकार का यहाँ पे हाथ की हरकतों का उपयोग करके शब्दों को अक्षर या 10 अक्षर लिखना, 10 अक्षर लिखना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 ऑल फैक्टिस क्या है, तो यहाँ पर ऑल फैक्टिस है वो है एक प्रकार यहाँ पे लोग संचार में गंध को कैसे समझते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं इसका अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 78 ऑल फैक्टिक्स मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, तो वो यहाँ पे केंद्रित है वो यहाँ पे गंध और घ्राण संचार की भावना पर केंद्रित है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 79 निम्नलिखित में से कौन ऑल फैक्टिस का उदाहरण है, ऑल फैक्टिस का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो उदाहरण है वो यहाँ पे एक कमरे में गंध की अनुभूति है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 ऑल फैक्टिस संचार में कैसे योगदान देता है, ऑल फैक्टिस संचार में कैसे योगदान देता है, तो यहाँ पे जो योगदान देता है यह गंध के माध्यम से भावनाओं दृष्टिकोण और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सा संचार को संबंधित ऑल फैक्टिस का उदाहरण है, ऑल फैक्टिस का उदाहरण है वो है यहाँ पे दिया है वो सुखद या अप्रिय गंध की अनुभूति। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है गंध पारस्परिक संबंधों को कैसे प्रभावित करती है, तो यहाँ पे कैसे प्रभावित करती है, तो यहाँ पे जो प्रभावित करता है वे गर्मजोशी आराम और अपनापन व्यक्त करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 संचार में ऑल फैक्टिस को समझने का क्या महत्व है, ऑल फैक्टिस को समझने का महत्व है वो है यहाँ पे आपका इसमें दिया है वो जैसा यह इम्प्रेशन प्रबंधित करने और वांछित शब्द संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भिन्नता से संबंधित ऑल फैक्टिस का उदाहरण है, ऑल फैक्टिस का उदाहरण है वो कौन सा है, तो यहाँ पे ऑल फैक्टिस का उदाहरण है वो है सुगंध के उपयोग के संबंध में मानदंड। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 गंध साफ सफाई और स्वच्छता की धारणा को कैसे प्रभावित करती है, तो यहाँ पे स्वच्छता की धारणा को प्रभावित करती है वो कैसे प्रभावित करती है, तो यह वे स्वच्छता और ताजगी की भावना व्यक्त करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 संचार में ऑल फैक्टिस को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, संचार में ऑल फैक्टिस को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ का जो दिया है यह व्यक्तियों को सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करने और अपेक्षाओं को प्रबंधित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 87 क्रोमैटिस, क्रोमैटिस क्या है, तो यहाँ पे क्रोमैटिस है वो है एक प्रकार का यहाँ पे लोग संचार में रंगों को कैसे समझते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं इसका अध्ययन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 88 क्रोमैटिक्स मुख्य रूप से केंद्रित है, क्रोमैटिक्स मुख्य रूप से केंद्रित है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से केंद्रित है रंग और उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमैटिक्स का उदाहरण है, क्रोमैटिक्स का उदाहरण है वो कौन है, तो यहाँ पे वो है यहाँ पे प्रस्तुति में रंगों का चयन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 90 क्रोमैटिक्स संचार में कैसे योगदान देता है, क्रोमैटिक्स संचार में कैसे योगदान देता है, तो यहाँ पे जो योगदान देता है वो यह रंगों के माध्यम से भावनाओं दृष्टिकोण और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में से कौन सा संचार से संबंधित क्रोमैटिक का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्रोमैटिक का उदाहरण है वो है किसी वेबसाइट के लिए रंग योजनाओं का चयन करना। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है रंग धारणाओं और भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। रंग धारणाओं और भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभावित करते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं, वे उत्साह, आराम और शांति व्यक्त करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, संचार में क्रोमैटिक को समझने का क्या महत्व है। क्रोमैटिक को समझने में क्या महत्व है। तो यहाँ पे जो महत्व है वो है यहाँ पे यह भावनाओं को प्रबंधित करने और वांछित संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक भिन्नताओं से संबंधित क्रोमैटिक का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्रोमैटिक का उदाहरण है वो है यहाँ पे रंगों के उपयोग से संबंध में मानदंड। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 95, रंग ब्रांड और उत्पादों की धारणाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभावित करते हैं वो करते हैं वे ब्रांड पहचान और मूल्यों के बारे में संदेश देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 96, संचार में क्रोमैटिक को समझना क्यों महत्वपूर्ण है। क्रोमैटिक को समझना संचार में तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है यह व्यक्तियों और को सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करने और अपेक्षाओं को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 97, शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर मुख्य रूप से किससे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभावित होते हैं वो है पर्यावरणीय कारक से प्रभावित होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 98, सांस्कृतिक भिन्नता शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करती है। तो इसमें प्रभावित करती है वो इशारों, मुद्राओं और चेहरों के भावों में विविधता लाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है निम्नलिखित में से कौन शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर का उदाहरण है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक अंतर का उदाहरण है तो इसमें का आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे अभिवादन के रूप में झुकना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर पारस्परिक बातचीत को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसमें प्रभावित करते हैं वो है यहाँ पे वे गलत फहमी और गलत व्याख्याओं को जन्म देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर के बारे में जागरूक होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है यहाँ अनजाने अपराध से बचने और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में मदद करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 102, शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है। यहाँ पे कौन सा तथ्य है। तो यहाँ पे आपका तथ्य है वे ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है व्यक्ति शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक भिन्नताओं को कैसे अपना सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना सकते हैं वो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे दिया है विभिन्न संस्कृतियों के शारीरिक भाषा मानदंडों का अध्ययन और समझ होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है निम्नलिखित में से कौन सा चेहरे के भाव को सांस्कृतिक अंतर का उदाहरण है। तो यहाँ पे भाव में सांस्कृतिक अंतर का उदाहरण तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सम्मान के संकेत के रूप में सीधे आंखों से संपर्क से बचना। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर व्यावसायिक बातचीत को कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे बातचीत को जो प्रभावित करते हैं वे बातचीत बैठकों और प्रस्तुतियों को प्रभावित कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो में। तो वैश्वीकृत कार्यस्थलों में शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर के प्रति संवेदनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है वो है यह समावेशिता, सम्मान और प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को। तो हमारे अभी तक आपने शेयर ना किया हो अपने दोस्तों के पास तो यहाँ पे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।